अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 जनवरी 2025 है, नया साल हो चुका। नए साल में हमने मार्केट भी देख लिया किस तरह रिएक्ट किया। तो आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली हम किसी मार्केट में किसी इंडिविजुअल स्टॉक की नहीं बल्कि एक ऐसे सवाल की जिसके बारे में अक्सर और बेशतर कमेंट आता है कि भाई ऐसा स्टॉक बताएं कि जो जिसमें रख दिया जाए पैसा और वो डिविडेंड देता जाए ओवर द इयर्स और उसको सेल करने की जरूरत ना हो। तो उन स्टॉक को टारगेट करते हुए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। हमारे बेसिकली यूज मार्केट में अगर इन्वेस्टर की कैटेगरीज की बात करूं, एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनियों के बैंक्स हो गए, वो इन्वेस्ट करते हैं, बड़े सोच समझ कर करते हैं। और एक वो कैटेगरी होती है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है उसको। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर में भी कुछ होते हैं रैशनल, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके करते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा रिसर्च करके अच्छी कंपनियों में डाल देते हैं, और स्लीपिंग इन्वेस्टर मैं इनको बोलता हूँ। तो जो स्लीपिंग इन्वेस्टर वो उनकी तरफ से बहुत ऑब्जर्वेशन सवाल आता है, कुछ ऐसे स्टॉक बता दे जिसमें रख के भूल जाए और डिविडेंड अर्न करते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली उन उन लोगों को टारगेट करते हुए बताऊंगा कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छे और डिविडेंड के लिहाज से अच्छे हैं। अच्छा, आज की लिस्ट में बेसिकली वो स्टॉक, जरूरी नहीं हर वो स्टॉक हो जो बहुत ज्यादा डिविडेंड देता, वो स्टॉक है जो अच्छा है और डिविडेंड देता है। हो सकता है इससे और अच्छे भी होंगे जो डिविडेंड देते हैं, लेकिन जिस पे मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी नहीं लगी, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। सबसे पहले का आज का स्टॉक है, अगर प्रेजेंटेशन पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सबसे पहले फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर पिछले 2 साल से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। इसकी दो तीन बेसिक वजूहत है, और अगर मैं इसको हाई लेवल बात करूं, एक तो फर्टिलाइजर कंपनी की, पाकिस्तान में जो दो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, एग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर। तो उन दोनों में से मेरे ख्याल है फौजी फर्टिलाइजर की फाइनेंशियल वाइज और कंपनी की साइज वाइज बड़ी है। ये क्या हो गया, इसके ऑपरेशन फाइनेंशियल रिजल्ट इसके बड़े अच्छे हैं। आप देख सकते हैं क्यों इसके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे हैं, क्योंकि इनकी जो फर्टिलाइजर कंपनी का मेजर कॉस्ट होता है ना, ये होता है एनर्जी, जिसमें गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो उसको गैस बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये अपनी रिलेटेड पार्टी मारी पेट्रोलियम से गैस लेता है डायरेक्टली। बाकी दूसरी एंग्रो फर्टिलाइजर है वो इससे नहीं लेती, वो दूसरी कंपनी SNGP SSGC दूसरी गैस प्रोवाइडर से लेती है। तो जिसकी वजह से उसको उसकी प्राइस ज़्यादा मिलती है, और FFC और मारी पेट्रोलियम रिलेटेड पार्टी है, तो इसका भी एक एज होता है। फिर इसके अलावा FFC की अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख लें तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। एक अपने ऑपरेशन पे रिस्क को हैच करने के लिए इन्होंने साथ साथ अदर इनकम भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कंपनी के पॉइंट से। और वो इन्वेस्टमेंट एट सम पॉइंट कंपनी के बैकबोन बन जाएगी। जिसकी मिसाल कैपको जिसकी की मिसाल है कि इसका ऑपरेशन बंद हो गया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में से आ रही है, अदर इनकम जो जनरेट कर रही है वो कंपनी को चला रही है। फिर इसके लिए बाद अगर इसकी 10 साल की पे आउट हिस्ट्री देखें तो रेगुलर पे आउट दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि FFC के डिविडेंड से ना फौजी फाउंडेशन ग्रुप चलता है, और फौजी फाउंडेशन ग्रुप, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी करता है। और बाकी से मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जा रहा इस ग्रुप के बारे में, लेकिन ये तो एक प्रेशर है FFC पे, इसको ज़्यादा डिविडेंड देना है। तो हम देखेंगे कंटिन्यूसली पिछले 10-10 सालों में इसने डिविडेंड दिया ही दिया है, अच्छा खासा डिविडेंड दिया अपनी वैल्यू के हिसाब से। अब इसका मर्जर भी हो गया, तो हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसका डिविडेंड की वैल्यू लाजमी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ जब शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाए तो डिविडेंड कैपेसिटी थोड़ी कम होती जाएगी। तो हम इस पर देखेंगे फ्यूचर में, लेकिन एट एट द एंड डिविडेंड देती रहेगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और अब लोग ये भी पूछते हैं भाई एंग्रो फर्टिलाइजर क्यों नहीं, फौजी फर्टिलाइजर क्यों? आई थिंक इसका एक सेम बेसिक और सेम रूल है। पाकिस्तान में जो चीज़ फौजी फाउंडेशन से लिंक है या इस ग्रुप से लिंक है, तो मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा प्रायोरिटी और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर। मैं उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा क्यों मिलेगा, लेकिन आप एक हकीकत को समझो तो आपको समझ पड़ेगी क्यों। मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टर मैं ये देखूंगा ना मुझे कहाँ रिटर्न मिलेगा, मुझे नहीं केयर कि भाई वो कहाँ से आ रहा है या उसके बैकअप एंड क्या है। मुझे ये कि रिटर्न कंपनी हिस्टोरिकली दे रही है, आगे आगे भी देती रहेगी, तो दैट्स इट। नेक्स्ट इज मीज़ान बैंक लिमिटेड। अच्छा, मीज़ान बैंक के बारे में बहुत सारी कहावतें रही हैं कि कि भाई बहुत हाई चला गया। अब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक में अब बहुत ज़्यादा अदर ऑप्शंस आ गए। फौजी लोग बोले FABL फैसल इस्लामिक बैंक, फैसल बैंक को भी प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मीज़ान। पहली बात तो जो लीडर होता है वो लीडर ही रहता है, ठीक है।
और दूसरी जो छोटी छोटी बैंक है ना, उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली मीज़ान बैंक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन करना बहुत गलत है। पहला बेसिक बात पर हो सकता है, जिस मिसाल के तौर पे लोग फैसल बैंक और मीज़ान बैंक को करते हैं कंपेयर। फैसल बैंक बहुत छोटा बैंक है, ठीक है, तो उसके कस्टमर्स भी छोटे हैं और उसके कस्टमर का वॉल्यूम भी कम है एज कम्पेयर टू मीज़ान। तो मीज़ान को टच करने में उसको बहुत टाइम लगेगा, लगेगा तब देखेंगे। लेकिन इन टर्म ऑफ डिविडेंड पे आउट अगर देखा जाए ना, फैसल बैंक को भी लोग प्रेफर करते हैं। हो सकता है अच्छा हो, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो जिस वजह से मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। मीज़ान बैंक का अगर देखा जाए, ने अपने पिछले 10 सालों में से कंसिस्टेंटली दिया, उसने वैल्यू में भी ग्रो किया है। तो दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, बैंकिंग सेक्टर में 2025 से 26 और 27, नेक्स्ट 3 ईयर में टैक्स में चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अब नया एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जिसमें बैंकिंग सेक्टर को 40% टैक्स है। तो मैं समझता हूँ 44% आई थिंक, और वो ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा ओवर 5 ईयर्स। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 5 ईयर में टैक्सेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो बैंकिंग के लिए नेगेटिव नहीं है, बैंकिंग का वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा। मतलब मिसाल के तौर पे लोन सस्ता मिलेगा तो लोग लोन लेंगे, जिसमें कार फाइनेंसिंग हो गई, बहुत सारे किस्म के लोन होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता, क्रेडिट कार्ड हो गए फिर। और लेकिन बैंकिंग ना और दूसरी तरीके से कमाएगी ऑन वॉल्यूम बेस, लाइक ट्रांजेक्शन फीस कमाएगी। तो एट द एंड बैंकिंग का फायदा ही है। तो इसलिए डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रखूंगा इसको अपने पोर्टफोलियो में, निजान बैंक। नेक्स्ट इज मिलर ट्रैक्टर। अच्छा, मिलर ट्रैक्टर के बारे में आई थिंक पिछले 1 साल से मैं बोल रहा हूँ कि रखो उसको, मत बेचो मत बेचो, और लोग प्रॉफिट टेक करके निकलते हैं। आई थिंक इस ये इस तरह की कंपनी है जिसने वैल्यू वाइज भी ग्रो किया है, और अगर आप देखा जाए बोनस शेयर की वजह से इसकी कैपिटल गेन भी आ रहा है, और डिविडेंड भी कंसिस्टेंटली दिया हुआ है, और ये बोनस भी बहुत ज़्यादा देती है। तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि इसको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो। रिसेंटली इसने 2000 आई थिंक जून 2024 में अनाउंस अपने मर्जर का बताया था, और जब इसके एनुअल रिजल्ट्स आए ना, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि हम बोनस नहीं, डिविडेंड नहीं दे रहे, क्योंकि मर्जर अप्रूव नहीं हुआ हुआ। जैसे ही अप्रूव होगा तो हम डिविडेंड देंगे। तो अभी उन्होंने इनका डिविडेंड ड्यू है, पिछले साल का भी, और आने वाले ऑब्वियसली ये क्वार्टर आ गया इसका भी। तो अब इसमें क्या होगा, तो एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो रही हुई हुई है कि अच्छा खासा डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड वाइज अगर देखा जाए, पिछले 10 सालों में इसने अच्छा डिविडेंड दिया है, वैल्यू वाइज भी। और ये अगर हम देखें ना, 525% दिया है। तो 2005 में भी इसकी शेयर की वैल्यू 300-350 से ऊपर था, आप जाके देख सकते हो। तो इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम देखा है परसेंटेज वाइज, यील्ड वाइज 10-15 से लेकर 15% अक्रॉस 10 ईयर्स इसने दिया ही दिया है, शायद ज़्यादा भी दिया हो। और प्लस वैल्यू वाइज देखें ना, वैल्यू वाइज भी ग्रोथ है। अगर उस वक्त 400 का था, तो आज आप देखें 750 पे चला गया शेयर। और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्टिल गो अप, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और जब एग्रीकल्चर कंट्री है तो इसका बेनिफिट ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं उनको फायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम बहुत ज्यादा ही न्यूज में, मतलब इसने जो डिविडेंड और बोनस दिया उसने, तो मेरे हाल में मार्केट में एक नया ही लोगों का इंटरेस्ट पैदा कर दिया मारी पेट्रोल के हवाले से। इस शेयर के बारे में पहले कोई पूछता भी नहीं था, और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये 1500-1600 पे था, और फिर इसकी रैली आई 2600 पे गया। उस वक्त मेरा भी ये व्यू था, काफी हाई वैल्यू पे चला गया। फिर इसने बोनस और डिविडेंड जैसे अनाउंस किया, तो 36-3700 पे चला गया। और फिर इसने आफ्टर बोनस डिक्लेरेशन डेट 400 पे आ गया, और अब 400-420 पे शायद आ गया। और फिर आज ये तकरीबन 800, 750, 700, 800 के करीब, और 900 पे भी टच किया था आई थिंक पिछले दिनों, लास्ट मंथ में। तो इसके बारे में मेरा व्यू सीधा और सिंपल ये है, ठीक है, हमारी पेट्रोलियम एक गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, ठीक है, और इसको ड्रिल करती है, गैस निकालती है, एनर्जी कोई भी गैस निकालती है और वो सेल करती है। पाकिस्तान में गैस की किल्लत है, लेकिन उस गैस की किल्लत है जो लोगों तक पहुंचती है। हमारे पास इसके ज़खायर मौजूद है, लेकिन निकालने की कैपेसिटी नहीं। तो हमारी पेट्रोलियम उस पर काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एनालिस्ट का इनिशियल टारगेट 1,000 से लेकर 1100 है, और मैं समझता हूँ ये अचीव होना मुश्किल नहीं है, आसानी से अचीव हो सकता है इस कंपनी के लिए। एक चीज़, डिविडेंड की बात करें थ्रू आउट, इसने ये कंपनी में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसने बोनस शेयर बहुत ज़्यादा दिए हैं हिस्टोरिकली। तो बोनस शेयर की वजह से इसकी वैल्यू अगर देखा जाए, कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा आता है, और डिविडेंड भी देती है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से इसको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो फॉर डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन।
और ये से अगर कंपेयर करें दूसरी कंपनियों से, आई थिंक वैल्यू इसकी ज़्यादा है, काफ़ी महंगा है, लेकिन यील्ड वाइज देखा जाए 10 से 11% तो देता ही देता है आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट इज पाकिस्तान ऑयल फील्ड। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा ये हम देख रहे थे, हिस्टोरिकली इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया, ठीक है, लेकिन हम काफ़ी रिसेंटली ईयर्स में देख रहे थे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। और इसकी बेसिक और सीधी वजह ये क्यों नहीं आए, इसलिए नहीं आए कि अ, इसके जो ये कंपनी का, अगर मैं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, कंपनी करती क्या, ड्रिल करती है, तेल निकलता है तो ड्रिलिंग सक्सेसफुल होती है। अगर तेल नहीं निकलता ना तो टोटल ड्रिलिंग कॉस्ट वेस्ट होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कंपनी को आपको असेस करना है ना, तो उसके रीसेंट रिजल्ट सॉरी तो उसके रीसेंट रिजल्ट देखूं तो हमें पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पुअर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम रहे। और इसकी वजह ये थी इनकी ड्रिलिंग कॉस्ट इस साल भी। अच्छा, मारी इस सॉरी पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में थोड़ा सा मजीद आपको बैकग्राउंड बताओ ना। ये कंपनी की कुछ साइट्स हैं जो, कंपनी का ऑपरेशन इस तरह से है कि कुछ कुछ साइट्स प्रोडक्शन में होंगी, कुछ साइट ड्रिलिंग फेज में होंगी। तो जो साइट ड्रिलिंग फेज को पार कर चुकी, इससे मुराद ये है कि ड्रिलिंग कर लिया और जब सक्सेस रिजल्ट नजर आया तब जाएगी वही, तब वो साइट प्रोडक्शन फेज में जाएगी। तो 2024 में इसकी सेकंड क्वार्टर में, मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, सेकंड हाफ में इसकी काफ़ी सारी साइट्स ड्रिलिंग स्टेज पे थी, प्रोडक्शन फेज पे कम साइट्स थी, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट, ड्रिलिंग कॉस्ट ज़्यादा हुआ और प्रोडक्शन से रेवेन्यू कम आया। तो आई थिंक 2025 एंड 26 में, 25 की मिड तक हमें सही नजर आएगा, लेकिन 25 के सेकंड सेकंड हाफ तक हम देखेंगे कि इसकी प्रोडक्शन साइट्स बढ़ जाएंगी, मतलब प्रोडक्शन फेज पे ज़्यादा साइट्स होंगे एज कम्पेयर टू ड्रिलिंग पे, और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म मैं कह सकता हूँ कि इसमें सेटबैक है, जो कि इसकी कंपनी ऑपरेशन इसी तरह से होता है, लेकिन लॉन्गर टर्म पे इसने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया और वैल्यू में भी ग्रो किया। आई थिंक दैट्स इट। यही मेरे 4-5 शेयर थे जिसको मैं समझता था कि अच्छे प्रूव होंगे एज फॉर डिविडेंड पर्पसेस। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई कैपको भी तो ज्यादा देता है, वो क्यों नहीं लिया? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैपको हबको भी तो ज्यादा देता है, उसको क्यों नहीं लिया जाए? फैजल बैंक भी तो ज्यादा दे दिया, इसको क्यों नहीं लिया? लोटे केमिकल भी उसने भी 3 साल में पिछले ज्यादा डिविडेंड दिया, उसको काउंट क्यों नहीं किया? अच्छा, जो मेरी कैलकुलेशन या मैं अपनी जो असेसमेंट है ना, पिछले 10 ईयर्स रिटर्न है, और 10 ईयर रिटर्न्स कंफर्म करती है कि कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है, और मैनेजमेंट की एक्शन को भी कंफर्म करती है। 1-2 साल की बेसिस पर डिसीजन लेना आई थिंक इज अ रश डिसीजन। तो मैं उन चीज़ को फोकस करूंगा जो पिछले हिस्ट्री में हिस्टोरिकली भी अच्छा हो और आगे भी अच्छा हो, तो आगे भी फ्यूचर आउटलुक बोलते बोलते हैं जिसको, वो भी इसके अच्छे हो, तो उन्हीं कंपनियों पे जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एफएफसी की बात करूँ, एफएफसी से मर्जर हुआ, तो पोटेंशियली इसमें वैल्यू आएगी फ्यूचर आउटलुक में भी। मीज़ान बैंक की बात करें, 2027 के बाद ये इस्लामिक बैंकिंग कल्चर आ रहा है फुल फ्लैच, तो मैं समझता हूँ उसमें भी फ्यूचर आउटलुक स्ट्रॉन्ग है इस बैंक का। मिल्लत ट्रैक्टर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और इस कंपनी के नेक्स्ट 2 ईयर्स आई थिंक आप इसके रेवेन्यू नंबर्स देख लें, जिस तरह ग्रो किए हैं, इसकी वैल्यू में इस तरह ग्रोथ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इट्स गुड टू गेट बोथ कैपिटल गेन एज वेल डिविडेंड। नेक्स्ट मारी पेट्रोलियम के बारे में बहुत रिसर्च मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं क्यों मैं समझता हूँ ये वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी फॉर डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल गेन। पाकिस्तान ऑयल फील्ड इज अ बिट जजमेंटल, कि इससे लोग उस पर कुछ दूसरी व्यूज और दूसरी राय रखते होंगे, लेकिन मेरा व्यू यही है कि ये कंपनी इज स्ट्रॉन्ग है। 2024 की सेकंड हाफ से लेके 2025 की सेकंड हाफ इसका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, उस दौरान डिविडेंड भी डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म कंपनी अच्छी है और सही डायरेक्शन में काम कर रही है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच। कोई चीज़ मिस आउट की तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।